राम प्रसाद जी एक साधारण किसान थे। उनके परिवार में पत्नी सरोज देवी, एक बेटा विजय और दो छोटी बेटियां थीं। विजय की उम्र अब 25 साल हो चुकी थी और वे कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके घर पर ही खेती के काम में पिता का हाथ बटा रहा था। गांव में जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं वैसे वैसे शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। राम प्रसाद जी भी अब चिंतित रहने लगे थे कि विजय की शादी हो जानी चाहिए। घर में बहू आएगी तो परिवार पूरा हो जाएगा। एक दिन राम प्रसाद जी ने अपने बड़े भाई यानी विजय के ताऊ जी से बात की। ताऊ जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे और रिश्तों की अच्छी जानकारी रखते थे। राम प्रसाद जी ने कहा, भैया विजय की शादी के लिए कोई सुशील और सुंदर लड़की देख रहे हो? हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, शांत स्वभाव का है, बस घर बसाने लायक बहू चाहिए। ताऊ जी ने सोचा और बोले, एक रिश्ता है। हमारे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है, नाम है प्रिया। परिवार गरीब है लेकिन लड़की बहुत संस्कारी और सुंदर है। लड़की के पिता नहीं है, माँ और चाचा ताऊ हैं। वे लोग भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। राम प्रसाद जी को बात पसंद आई। उन्होंने विजय से पूछा, बेटा क्या ख्याल है? विजय शर्मिला था, बोला, पिताजी जैसी आपकी मर्जी। राम प्रसाद जी ने ताऊ जी से कहा कि बात आगे बढ़ाई जाए। कुछ दिनों बाद प्रिया के चाचा और ताऊ गांव आए। वे लोग बहुत विनम्र थे। चाचा ने कहा, हमारी बहन अकेली है, पति के गुजरने के बाद सब कुछ संभाल रही है। प्रिया हमारी इकलौती संतान है। हम चाहते हैं कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, लेकिन हम गरीब हैं, शादी का खर्चा नहीं उठा सकते। अगर आप लोग सहमत हों तो हम लड़की दे देंगे, सारा खर्चा आपका। राम प्रसाद जी को लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। उन्हें सिर्फ बहू चाहिए थी, दहेज या खर्चे की चिंता नहीं थी। बोले, कोई बात नहीं, हम सब इंतजाम करेंगे, शादी हमारे गांव में होगी। प्रिया के ताऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी लड़की बहुत संस्कारी है, जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी, आप उसकी हाँ ही समझिए। राम प्रसाद जी को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, लेकिन गांव में ऐसी बातें आम थीं। लड़कियां अक्सर परिवार की मर्जी से चलती थीं। फिर विजय को प्रिया की फोटो दिखाई गई। विजय ने देखा, लड़की वाकई सुंदर थी। गोरा रंग, लंबे बाल, शांत मुस्कान, विजय को पसंद आ गई। राम प्रसाद जी खुश हो गए। दोनों पक्षों में बात पक्की हो गई। सगाई की तारीख तय हुई और शादी 6 महीने बाद। प्रिया के परिवार ने स्पष्ट कह दिया कि वे कुछ नहीं दे सकते, ना खर्चा ना दहेज। राम प्रसाद जी सहर्ष राजी हो गए। उन्हें लगा कि गरीब परिवार से रिश्ता जोड़कर वे पुण्य कमा रहे हैं। सगाई का दिन आया। राम प्रसाद जी ने अच्छे कपड़े सिलवाए, मिठाई मंगवाई। प्रिया का परिवार आया, माँ, चाचा, ताऊ और कुछ रिश्तेदार। सगाई सारे तरीके से हुई। विजय ने प्रिया को अंगूठी पहनाई, प्रिया ने विजय को। प्रिया चुपचाप सब कुछ कर रही थी, उसकी आंखें नीची थीं। विजय को लगा कि शायद शर्म की वजह से। सगाई के बाद विजय ने प्रिया को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया। बोला, अब हम बात कर सकेंगे। प्रिया ने फोन लिया, धन्यवाद कहा, लेकिन मुस्कुराई नहीं। घर लौटकर राम प्रसाद जी ने पत्नी से कहा, देखो कितनी अच्छी लड़की मिली, अब घर में बहू आएगी, सब संवर जाएगा। सरोज देवी खुश थी। गाँव में खबर फैल गई कि राम प्रसाद के बेटे की शादी पक्की हो गई। रिश्तेदार बधाई देने आने लगे। विजय और प्रिया की फोन पर बातचीत शुरू हुई। विजय रोज मैसेज करता, क्या कर रही हो, खाना खाया? प्रिया जवाब देती, लेकिन छोटे छोटे, हाँ ठीक है। विजय को लगा कि लड़की शर्मिली है, धीरे धीरे खुल जाएगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राम प्रसाद जी तैयारी में जुट गए। शादी 6 महीने बाद थी, लेकिन गाँव में पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। धर्मशाला बुक करनी थी, तंबू, घोड़ी, बैंड, खाना, सब कुछ। प्रिया के परिवार के रहने के लिए धर्मशाला बुक करवाए। राम प्रसाद जी ने सोचा कि शादी और प्रतिभोज एक ही दिन कर देंगे ताकि खर्चा बचे। प्रिया के लोग 2 दिन पहले आकर रहेंगे, अपनी तैयारी करेंगे। सब कुछ प्लान हो गया। विजय रोज प्रिया से बात करता। कभी वह पूछता, तुम्हें क्या पसंद है? प्रिया कहती, कुछ नहीं। विजय हंस देता, सोचता कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया की उदासी फोन में भी झलकती थी। वो कभी पहल नहीं करती थी। विजय मासूम था, उससे लगा कि लड़की गांव की है, शहर की तरह खुली नहीं है। राम प्रसाद जी को भी विजय ने बताया, पिताजी प्रिया ठीक से बात नहीं करती। पिता ने कहा, बेटा शादी के बाद सब संवर जाएगा, लड़कियां ऐसी होती हैं। धीरे धीरे शादी की तारीख नजदीक आने लगी। राम प्रसाद जी ने कपड़े खरीदे, गहने बनवाए। विजय के लिए शेरवानी, प्रिया के लिए लहंगा। गांव में खबर थी कि राम प्रसाद की शादी धूमधाम से होगी। प्रिया के चाचा ने फोन करके कहा, हमारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप जैसा चाहें करें। राम प्रसाद जी ने कहा, चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। फोन पर बातचीत जारी रही। विजय को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। प्रिया कभी हंसती नहीं, कभी कुछ पूछती नहीं, लेकिन वह चुप रहा। गाँव में रिश्ते ऐसे ही चलते थे, लड़के वाले को लड़की मिल जाए बस। प्रिया की मर्जी कोई नहीं पूछता था। उसके चाचा ताऊ ने कहा था, हमारी लड़की मान जाएगी। राम प्रसाद जी को यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। शादी में अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे। राम प्रसाद जी पूरी तरह तैयारी में डूब गए। गांव के बाहर वाली धर्मशाला बुक हो चुकी थी। वहां प्रिया के परिवार के लिए 4 कमरे रिजर्व थे। राम प्रसाद जी ने सोचा कि लड़की वाले 2 दिन पहले आएंगे, आराम से तैयार होंगे। शादी उनके गांव में होगी,
बारात धर्मशाला से निकलेगी। खाने का इंतजाम बड़ा करना था। 500 लोग आएंगे। तंबू वाले, घोड़ी वाले, बैंड बाजा, डीजे सब बुक हो गए। विजय की शेरवानी सिलकर आ गई। प्रिया के लिए लहंगा दिल्ली से मंगवाया। सरोज देवी रोज गहने देखती और खुश होती। गांव में चर्चा थी कि राम प्रसाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी। विजय फोन पर प्रिया से बात करता। अब उसने नोटिस किया कि प्रिया जवाब देर से देती है, कभी पढ़कर इग्नोर कर देती है। विजय ने पूछा, क्या हुआ, उदास हो? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं। विजय चुप हो गया। एक दिन अचानक विजय के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज भारी थी, शादी मत करना, लड़की नाबालिग है। विजय चौंका, बोला, कौन बोल रहा है? कॉल कट गई। विजय ने पिता को बताया। राम प्रसाद जी ने कहा, बेटा कोई जलने वाला होगा, गांव में ऐसे लोग होते हैं, ध्यान मत दो। विजय को लगा कि शायद कोई मजाक है। कॉल्स आती रहीं, कभी राम प्रसाद जी को, कभी विजय को। लड़की अभी 18 की नहीं हुई, शादी रुकवाओ। राम प्रसाद जी गुस्सा हुए। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, देखो कोई शादी तुड़वाना चाहता है। पड़ोसी बोले, चाचा जी ऐसे कॉल्स आम हैं, कोई रिश्तेदार नाराज होगा। राम प्रसाद जी ने ताऊ जी से बात की। ताऊ जी ने कहा, हमने प्रिया की उम्र चेक की थी, वो 18 की है, चिंता मत करो। लेकिन कॉल्स नहीं रुकी। एक रात राम प्रसाद जी को कॉल आई, कल सुबह पुलिस आएगी, लड़की नाबालिग है। राम प्रसाद जी डर गए, लेकिन फिर सोचा कि झूठ होगा। प्रिया के चाचा से फोन पर बात की। चाचा बोले, हमारे यहाँ सब ठीक है, लड़की तैयार है। राम प्रसाद जी ने राहत की सांस ली। शादी में 1 महीना बाकी था। राम प्रसाद जी ने खाने का मेन्यू फाइनल किया। पनीर, दाल मखानी, पूड़ी, चावल, मिठाई। बारात के लिए बस बुक की। विजय अब रोज प्रिया को कॉल करता। प्रिया फोन उठाती लेकिन बात नहीं करती। विजय कहता, शादी के बाद घूमने चलेंगे। प्रिया चुप। विजय को अब शक होने लगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। एक दिन प्रिया के ताऊ आए। राम प्रसाद जी ने कॉल्स की बात बताई। ताऊ जी बोले, कोई दुश्मन होगा, हमारी प्रिया संस्कारी है, वह खुश है। राम प्रसाद जी को यकीन हो गया। तैयारी तेज हो गई। गांव में न्योते बंटने लगे। विजय के दोस्त मजाक करते, भाई बहू आने वाली है। विजय शर्माता। कॉल्स अब रोज आ रही थीं। मार्कशीट चेक करो, लड़की की उम्र झूठी है। राम प्रसाद जी ने प्रिया के चाचा से मार्कशीट मांगी। चाचा ने कहा, हम भेज देंगे, लेकिन नहीं भेजी। राम प्रसाद जी ने सोचा कि शादी के समय देख लेंगे। कानून की ज्यादा जानकारी नहीं थी। गांव में उम्र की मार्कशीट कोई नहीं देखता था। शादी के 15 दिन बाकी थे। प्रिया का परिवार आने वाला था। राम प्रसाद जी ने धर्मशाला साफ करवाई। बिस्तर, पंखे, पानी सब इंतजाम। विजय ने प्रिया को मैसेज किया, तुम आ रही हो ना? प्रिया ने जवाब दिया, हाँ। बस विजय को अब डर लगने लगा, लेकिन पिता ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। शादी से 2 दिन पहले प्रिया का परिवार आ गया। माँ, चाचा, ताऊ, कुछ रिश्तेदार, कुल 30 से 50 लोग धर्मशाला में ठहराए गए। राम प्रसाद जी ने चाय नाश्ता भिजवाया। सुबह से रस्में शुरू हो गईं, मेहंदी, हल्दी। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोई हो। विजय ने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। राम प्रसाद जी ने सबका ख्याल रखा, खाना, पानी, आराम। प्रिया की माँ रोने लगी, हमारे पास कुछ नहीं, आप इतना कर रहे हैं। राम प्रसाद जी बोले, बहन जी, अब प्रिया हमारी बेटी है। सब खुश थे। गांव में बारात की तैयारी, स्टेज सजा, लाइटें लगीं। प्रिया उदास थी। मेहंदी लगवाते वक्त वह चुप। उसकी सहेलियां हंसतीं, लेकिन वह नहीं। विजय को अजीब लगा। फोन पर उसने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं। रात को कॉल फिर आई, शादी मत करना, पुलिस आएगी। राम प्रसाद जी ने फोन बंद कर दिया। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही राम प्रसाद जी का घर जाग उठा था। गांव की गलियां अभी अभी साफ की गई थीं और घर के आंगन में ताजी मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। बारात निकलने की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी। चूंकि शादी एक ही गांव में होनी थी, लड़के का घर और धर्मशाला जहां लड़की वाले ठहरे थे, दोनों गांव के अंदर ही थे, बस 2 किलोमीटर का फासला। इसलिए कोई बस नहीं, कोई गाड़ी नहीं। बारात पैदल निकासी में जाएगी। घोड़ी पर दुल्हा, बैंड बाजा आगे, नाचते गाते बाराती पीछे। राम प्रसाद जी रात भर नींद नहीं लिए थे। वह खुद सुबह 4 बजे उठे, नहाए, नए कुर्ते पजामे पहने और सबसे पहले मंदिर गए। वहां उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरे बेटे का बड़ा दिन है, सब कुछ मंगलमय हो, कोई विघ्न न आए। मंदिर से लौटते वक्त उन्होंने पुजारी जी को दक्षिणा दी और घर आकर सबको जगाया। घर में चहल पहल मची हुई थी। सरोज देवी रसोई में थीं, जहां 10 से 15 महिलाएं पूरियां तल रही थीं, सब्जी बना रही थीं। आंगन में तंबू लगा था और उसके नीचे बड़ी बड़ी देगें चूल्हों पर चढ़ी थीं। खुशबू ऐसी थी कि दूर तक महसूस हो रही थी। घी की, मसालों की, मिठाई की और सुनहरे रंग की लाइटें झिलमिला रही थीं। फूलों की मालाएं लटक रही थीं। बैंड वाले सुबह से ही धुले बजा रहे थे। बारात आ रही है,
दुल्हा राजा बनकर। बच्चे नाच रहे थे, बड़े हंस रहे थे। घोड़ी तैयार खड़ी थी, सफेद रंग की, फूलों से सजी, चांदी के जेवरों से लदी। घोड़ी वाला चिल्ला रहा था, दुल्हा राजा कब आएंगे, घोड़ी बेचैन हो रही है। बैंड की धुन तेज हो गई। बाराती इकट्ठा हो रहे थे, 500 से ज्यादा लोग। कोई साफा बांध रहा था, कोई नोटों की मालाएं तैयार कर रहा था। राम प्रसाद जी आगे आगे चल रहे थे, हाथ में नोटों की गड्डी लिए। विजय अभी तक अपने कमरे में था। उसकी शेरवानी तैयार थी, गहरे मरून रंग की सोने की कढ़ाई वाली। उसके दोस्त उसे तैयार कर रहे थे। एक ने साफा बांधा, दूसरे ने जूते पहनाए। विजय आईने में खुद को देख रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला था। रात भर वो सो नहीं पाया था। प्रिया की उदासी उसके दिमाग में घूम रही थी। फोन पर उसकी आखिरी बात याद आ रही थी, कल मिलते हैं, बस इतना। कोई उत्साह नहीं, कोई खुशी नहीं। विजय ने अपने दोस्त से कहा, यार प्रिया ठीक तो है ना, कुछ अजीब लग रही थी। दोस्त ने हंसकर टाल दिया, अरे शादी का टेंशन है, लड़कियां ऐसी होती है। तू राजा बनने वाला है, आज घोड़ी पर चढ़ेगा, पूरा गांव देखेगा। धर्मशाला में भी उसी तरह की चहल पहल थी। प्रिया की माँ, चाचा, ताऊ सब व्यस्त थे। प्रिया को लहंगा पहनाया जा रहा था, लाल रंग का, भारी कढ़ाई वाला, जो राम प्रसाद जी ने दिल्ली से मंगवाया था। प्रिया चुपचाप बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे सजाने में लगी थी, मेकअप, गहने, चुन्नी। लेकिन प्रिया की आंखें खाली थीं, कोई मुस्कान नहीं, कोई उत्साह नहीं। उसकी माँ ने पूछा, बेटी खुश तो है ना? प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन आंखें नीची थीं। चाचा ने कहा, अरे शर्माती है, सब लड़कियां ऐसी होती हैं। लेकिन प्रिया की उदासी साफ दिख रही थी। वो जैसे कोई पुतली थी जिसे सजाया जा रहा हो। बारात निकलने का समय हो चुका था। विजय घोड़ी पर चढ़ा। बैंड आगे चल रहा था, ढोल ताशे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, कोई डीजे की धुन पर, कोई लोकगीत पर। राम प्रसाद जी आगे आगे चल रहे थे, नोट बरसा रहे थे। गांव की गलियां लोगों से भरी थीं, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, औरतें छतों से फूल बरसा रही थीं। बारात धर्मशाला की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में 2 किलोमीटर था, लेकिन नाचते गाते 1.5 घंटा लगने वाला था। विजय घोड़ी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से बेचैन था। गांव के लोग ताली बजा रहे थे, वाह दूल्हा राजा, वाह बारात। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो राम प्रसाद जी का पड़ोसी था। हांफते हुए बोला, चाचा जी रुकिए, बड़ी मुसीबत आ गई। बैंड की धुन रुक गई, लोग रुक गए। विजय घोड़ी पर से उतरा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। राम प्रसाद जी चौंके, क्या हुआ? पड़ोसी ने कहा, पुलिस आई है धर्मशाला में, प्रिया को, उसकी माँ को, चाचा ताऊ को ले गई है, थाने बुलाया आपको, और विजय को भी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई कह रहा था क्या हुआ, कोई कह रहा था शादी टूट गई क्या। राम प्रसाद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बोले, झूठ है, हमने सब चेक किया था। लेकिन अंदर से डर लग रहा था। वे याद करने लगे, वो अनजान कॉल्स, वो धमकियां, क्या सच था? बारात बीच रास्ते में रुक गई। घोड़ी खड़ी थी, बैंड वाले चुप, लोग इकट्ठा हो गए। राम प्रसाद जी ने विजय को देखा। विजय चुप था, उसकी आंखें नम थीं। राम प्रसाद जी ने कहा, बेटा तू यहीं रुक, मैं जाता हूं थाने। लेकिन पुलिस का बुलावा दोनों के लिए था। विजय ने कहा, नहीं पिताजी, मैं भी चलूंगा। दोनों ने एक बाइक ली और थाने की ओर चल दिए। रास्ते में राम प्रसाद जी का दिमाग सुन्न था। उन्होंने इतना कुछ किया था, पैसा, मेहनत, इज्जत सब दांव पर लग गया। गांव में खबर फैलने लगी, लोग फोन करने लगे। राम प्रसाद की बारात रुक गई, पुलिस ले गई दुल्हन को। पीछे बाराती खड़े थे, कोई कह रहा था अब क्या होगा, कोई कह रहा था खाना ठंडा हो जाएगा। थाने पहुंचे तो वहां हंगामा था। प्रिया अपनी मां के साथ बैठी थी, चाचा और ताऊ अलग। पुलिस वाले कुछ कागज देख रहे थे। थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे थे। राम प्रसाद जी ने सलाम किया, साहब क्या हुआ? थानेदार ने कहा, आपके खिलाफ शिकायत आई है, ये लड़की नाबालिग है, जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, कानूनन गलत है। प्रिया की मां रोने लगी। वो थानेदार के पैरों पर गिर पड़ी। साहब मेरी बेटी की शादी होने दीजिए, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी, गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। थानेदार ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, शिकायत आई है, जांच करनी पड़ेगी, कानून का पालन करना हमारा फर्ज है। प्रिया चुप थी, उसका चेहरा पत्थर की तरह, न रो रही थी न बोल रही थी। विजय ने प्रिया को देखा, प्रिया ने नजरें नहीं मिलाई। राम प्रसाद जी ने कहा, साहब हमने कुछ गलत नहीं किया, लड़के वाले खुद राजी थे। थानेदार ने कहा, राजी होना अलग बात है, उम्र कानूनी होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट दिखाओ, अगर 18 साल पूरी है तो कोई दिक्कत नहीं। प्रिया के चाचा ने कहा, साहब मार्कशीट घर पे है, हम ला रहे हैं। लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट थी। राम प्रसाद जी को शक हुआ, क्या सच में उम्र कम थी? वे बोले, हमने पूछा था, आप लोगों ने कहा था कि सब ठीक है। चाचा चुप रहे। थाने में भीड़ बढ़ने लगी। गांव के कुछ लोग आ गए। कोई कह रहा था, बेचारे राम प्रसाद क्या होगा। कोई कह रहा था, लड़की वाले ने धोखा दिया। विजय खड़ा था, उसका दिल धड़क रहा था, उसे लगा जैसे कोई बुरा सपना हो। थानेदार ने कहा, मार्कशीट आएगी तभी फैसला होगा, तब तक कोई रस्म नहीं। राम प्रसाद जी ने विजय को देखा। विजय की आंखों में आंसू थे। बाहर बारात इंतजार कर रही थी, घोड़ी खड़ी थी, बैंड चुप, बाराती इंतजार में। खाना ठंडा हो रहा था, मिठाई पिघल रही थी और उनका सपना टूट रहा था। सीआई साहब ने प्रिया से पूछा, बेटी क्या जबरदस्ती हो रही है? प्रिया चुप, कोई जवाब नहीं। उसकी मां रो रही थी। चाचा कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रहे। राम प्रसाद जी का गुस्सा बढ़ रहा था। वे सोच रहे थे, ये अनजान कॉल्स, ये धमकियां, पुलिस,
क्या खेल है ये? थाने का माहौल भारी था। बाहर सायरन की आवाज, लोग फोन पर खबर फैला रहे थे। बारात रुक गई, पुलिस थाने ले गई। राम प्रसाद जी का चेहरा लाल हो रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। विजय ने धीरे से कहा, पिताजी घर चलें? लेकिन राम प्रसाद जी बोले, नहीं बेटा, सच का पता चलना चाहिए। मार्कशीट का इंतजार शुरू हो गया। कोई प्रिया के गांव गया था लाने। 1.5 घंटे का रास्ता, 3 घंटे लगेंगे। थाने में सन्नाटा। प्रिया की मां रो रही थी। विजय चुप। राम प्रसाद जी सोच रहे थे, अगर सच में नाबालिग है तो हमारा क्या होगा? इज्जत, पैसा सब गया। और पीछे घोड़ी खड़ी थी, बैंड चुप, बाराती इंतजार में। थाने का माहौल अब पूरी तरह भारी हो चुका था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंक और कभी कभी बारात के बिखरते लोगों की आवाजें। अंदर ट्यूबलाइट की पीली रोशनी में सब थके हारे दिख रहे थे। राम प्रसाद जी और विजय एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठे थे, जो चरमराती सी लग रही थी। सामने प्रिया अपनी मां के साथ थी। मां का चेहरा रो रो कर सूज गया था, आंखें लाल, आवाज बैठी हुई। चाचा और ताऊ अलग अलग कुर्सियों पर सिकड़िए बैठे थे, जैसे कोई अपराधी हो। पुलिस वाले आ जा रहे थे, कोई फाइल लिए, कोई चाय का कप। थानेदार साहब अपनी टेबल पर कुछ कागज पलट रहे थे, उनका चेहरा थका हुआ था। सीआई साहब प्रिया के सामने खड़े थे, सवाल पर सवाल कर रहे थे, लेकिन प्रिया एकदम चुप। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी हुई थीं, न कोई सिसकी, न कोई हलचल, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो जिसे जबरन यहां लाया गया हो। रामप्रसाद जी का दिल तेज धड़क रहा था। वे बार बार अपनी पुरानी घड़ी देख रहे थे। रात के 10 बज चुके थे। बाहर बारात अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। घोड़ी को कब का लौटा दिया गया होगा। बैंड वाले घर जा चुके होंगे। खाना बर्बाद हो गया होगा। पूरियां सूखकर कड़ी, सब्जी ठंडी, मिठाई चींटियों के लिए छोड़ दी गई होगी। उन्होंने विजय को देखा। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया था। शेरवानी पर पसीने के धब्बे अब सूखकर सफेद निशान बन गए थे। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे सपना टूट गया हो। रामप्रसाद जी ने धीरे से कहा, बेटा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनकी आवाज में खुद का यकीन नहीं था। अंदर से वे टूट रहे थे। थानेदार साहब ने फिर सख्त आवाज में कहा, देखिए शिकायत बहुत गंभीर है। नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध है। हमें 10वीं की मूल मार्कशीट चाहिए। अगर जन्मतिथि से उम्र 18 साल से कम साबित हुई तो शादी नहीं हो सकती। आज नहीं, कभी नहीं, जब तक कानूनी उम्र ना हो। प्रिया की मां फिर फूट फूट कर रोने लगी। वो थानेदार के पैरों पर गिर पड़ी। साहब, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गांव में क्या मुंह दिखाएंगे हम गरीब हैं, कुछ नहीं दे सके, लेकिन शादी तो होने दो, हमारी इज्जत का सवाल है। थानेदार ने सख्ती से कहा, हम कानून के सामने मजबूर हैं। शिकायत लिखित में आई है, जांच होगी। हम भी नहीं चाहते कि शादी टूटे, लेकिन कानून का पालन हमारा फर्ज है। रामप्रसाद जी ने गुस्से में प्रिया के चाचा की तरफ देखा। उनकी आंखें लाल हो रही थीं। बोले, आप लोगों ने कहा था कि सब ठीक है, उम्र की बात क्यों नहीं बताई? हमने इतना भरोसा किया। चाचा ने हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, हमने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। मार्कशीट घर पर है, हम ला रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी, चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ताऊ जी चुप थे, सिर झुकाए। विजय ने पहली बार प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने नजरें नहीं उठाई। विजय को लगा जैसे प्रिया को छुपा रही हो। उसकी चुप्पी, उसकी उदासी, वो फोन पर छोटे जवाब, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। उसका गला सूख रहा था। सीआई साहब ने प्रिया से फिर पूछा, बेटी बोलो ना, क्या तुम्हारी मर्जी से शादी हो रही है? कोई जबरदस्ती तो नहीं? परिवार दबाव डाल रहा है क्या? प्रिया चुप। उसकी मां चिल्लाई, साहब हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, वो जैसा हम कहें वैसा करेगी। ये सब जलने वालों की साजिश है। लेकिन प्रिया की चुप्पी सबको और परेशान कर रही थी। रामप्रसाद जी को अब शक होने लगा। क्या प्रिया तैयार नहीं थी? क्या यही वजह थी उसकी उदासी की? क्या वो अनजान कॉल्स उसी की तरफ से थी? थानेदार ने कहा, मार्कशीट लाओ, तब तक कोई फैसला नहीं, कोई रस्म नहीं चलेगी। प्रिया के चाचा ने अपने रिश्तेदार को फोन किया। वो पहले ही प्रिया के गांव गया था मार्कशीट लाने। रास्ता 1.5 घंटे का था। रात में और ज्यादा समय लग रहा था। आने जाने में 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। थानेदार ने कहा, इंतजार करो, चाय पी लो। लेकिन किसी का मन नहीं था। रामप्रसाद जी ने विजय से कहा, बेटा बाहर जाकर देखो बाराती कहाँ है। विजय बाहर गया। बाहर अब सिर्फ कुछ अपने लोग बचे थे, बाकी घर जा चुके थे। कोई कह रहा था, रात हो गई, अब क्या होगा? विजय ने कहा, मार्कशीट आ रही है। थाने में इंतजार लंबा हो रहा था। रात की 11 बज गए। ठंडक बढ़ रही थी। रामप्रसाद जी ने प्रिया की मां से पूछा, बहन जी सच बताओ, उम्र क्या है? मां रोने लगी। भाई साहब थोड़ी कम है, लेकिन 15 दिन बाद पूरी हो जाती, हमने सोचा था। रामप्रसाद जी चौंके। 15 दिन? वे गुस्से में बोले, आपने जानबूझकर छुपाया। हमने इतना खर्चा किया, इज्जत दांव पर लगाई, और आपने धोखा दिया। चाचा ने बीच में कहा, नहीं भाई साहब, हमने सोचा था कानून इतना सख्त नहीं होगा, गांव में तो ऐसे ही होता है। सीआई साहब प्रिया से फिर पूछ रहे थे, बेटी कुछ बोलो, क्या तुम्हें शादी करनी है, हाँ या ना? प्रिया चुप। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं, न डर, न पछतावा, न राहत। रामप्रसाद जी को अब समझ आने लगा, प्रिया तैयार नहीं थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। विजय अंदर आया। उसने देखा प्रिया वैसी ही। 3 घंटे से ज्यादा बीत गए। थाने में घड़ियां टिक टिक कर रही थी।
बाहर रात और गहरी, कुछ लोग सोने की कोशिश कर रहे थे। विजय ने पिताजी को फोन किया। पिताजी, लोग थक गए हैं। रामप्रसाद जी ने कहा, कहो मार्कशीट आ रही है, थोड़ा इंतजार। आखिरकार मार्कशीट आई। प्रिया का रिश्तेदार हाँफता हुआ थाने पहुंचा, पसीने से तर, रात की ठंड में भी। उसने मार्कशीट थानेदार को दी। थानेदार ने देखा, फिर सीआई साहब ने देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। थानेदार ने साफ आवाज में कहा, देखिए, मार्कशीट के अनुसार लड़की का जन्म तारीख है, उम्र अभी 17 साल 11 महीने 15 दिन है, यानी ठीक 15 दिन कम है 18 साल होने में। थाने में सन्नाटा छा गया। प्रिया की मां फिर फूट फूट कर रोने लगी। चाचा ताऊ सिर झुका लिए। रामप्रसाद जी का चेहरा लाल हो गया। वे बोले, ये धोखा है, आप लोगों ने जानबूझकर छुपाया। विजय चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो प्रिया को देख रहा था। प्रिया अब भी चुप। थानेदार ने सबको चुप कराया। बस अब यहां से जाइए, शादी आज नहीं होगी। रामप्रसाद जी और विजय बाहर आए। बाहर अब रात का अंधेरा था, बाराती जा चुके थे। विजय ने कहा, पिताजी अब क्या? रामप्रसाद जी ने कहा, घर चलो, सब खत्म हो गया। बाहर खबर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे 15 दिन कम थी उम्र। कोई कह रहा था लड़की वाले ने धोखा दिया। कोई कह रहा था अच्छा हुआ रुक गई। लेकिन रामप्रसाद जी के लिए यह सब बर्बादी थी। पैसा, इज्जत, सपने, सब खत्म। विजय की आंखें नम थीं। वो सोच रहा था, प्रिया की चुप्पी, उसकी उदासी, वो अनजान कॉल्स, क्या कुछ और था? लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। थानेदार ने आखिरी बार कहा, 15 दिन बाद अगर दोनों पक्ष राजी हों तो कर लीजिए, लेकिन आज नहीं। रात अब गहराती जा रही थी, लेकिन थाने का माहौल अभी भी गर्म था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर गुस्से की आग सुलग रही थी। थानेदार साहब ने सबको छोड़ने का इशारा किया था, लेकिन रामप्रसाद जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वे प्रिया के चाचा पर बरस पड़े। उनकी आवाज थाने की दीवारों से टकरा रही थी। ये सब तुम्हारी साजिश है। उम्र छुपाई, शादी करवाई, लाखों रुपए लगवाए, और अब पुलिस। किसने शिकायत की? कोई अपना ही है जो मार्कशीट की तारीख जानता था। चाचा ने हाथ जोड़े। भाई साहब, हमने नहीं की, हम तो चाहते थे शादी हो जाए। लेकिन रामप्रसाद जी को यकीन नहीं था। उनकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। विजय चुप खड़ा था, उसका दिल टूट चुका था। वो प्रिया को देख रहा था। प्रिया अब भी चुप, सिर झुकाए। विजय को लगा जैसे प्रिया राहत महसूस कर रही हो, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। थानेदार ने कहा, बस कीजिए, अब यहां से जाइए, शादी आज नहीं होगी। 15 दिन बाद अगर राजी हो तो कीजिए। लेकिन रामप्रसाद जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वे बोले, 15 दिन बाद कौन करेगा? हमारी इज्जत गई, पैसा डूब गया, और आप कहते हो 15 दिन बाद? सीआई साहब ने बीच में कहा, देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अब लड़की वाले भी बोल पड़े। प्रिया की मां रोते हुए बोली, हमारी बेटी की इज्जत का क्या? गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन रामप्रसाद जी ने तमतमाते हुए कहा, इज्जत? आपने धोखा दिया, उम्र छुपाई जानबूझकर। चाचा ने कहा, हमने सोचा था 15 दिन क्या फर्क पड़ता, गांव में तो ऐसे ही होता है। रामप्रसाद जी चिल्लाए, गांव में होता है लेकिन कानून में नहीं। आपने हमें बर्बाद कर दिया। अब झगड़ा तेज हो गया। लड़की वाले के ताऊजी ने कहा, ये शिकायत हमारे चाचा ने की होगी। वो नहीं चाहता था कि प्रिया की शादी यहां हो। वो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढ रहा था। अब लड़की वाले आपस में ही लड़ने लगे। प्रिया की मां ने चाचा पर इल्जाम लगाया, तूने किया ना, तू नहीं चाहता था कि शादी हो। चाचा ने इनकार किया, नहीं बहन, मैंने नहीं की। लेकिन ताऊजी बोले, हाँ तूने ही की। तूने कहा था कि लड़की नाबालिग है, इसका फायदा उठा के शिकायत कर देंगे। रामप्रसाद जी ने सुना तो और गुस्सा हुआ। बोले, देखा, आपस में ही साजिश थी, आप लोगों ने हमें फंसाया। विजय ने पहली बार बोला, पिताजी छोड़िए, अब क्या फायदा? लेकिन रामप्रसाद जी नहीं माने। वे बोले, नहीं बेटा, सच पता चलना चाहिए, ये लोग हमें बर्बाद करके चले जाएंगे। थानेदार ने सब कुछ चुप कराया। बस अब बाहर जाइए, यहां झगड़ा नहीं चलेगा। बाहर निकले तो गांव के कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। खबर फैल चुकी थी। कोई कह रहा था, लड़की वाले आपस में लड़ रहे हैं। रामप्रसाद जी ने विजय से कहा, बेटा घर चल, ये लोग अपनी साजिश खुद खोल रहे हैं। लेकिन लड़की वाले अब भी झगड़ रहे थे। चाचा ने ताऊजी पर इल्जाम लगाया, तूने क्यों नहीं रोका? तू जानता था उम्र कम है। ताऊजी बोले, मैंने कहा था जल्दी मत करो, लेकिन तुमने नहीं मानी। प्रिया चुप थी, वो अपनी मां के पास खड़ी थी। विजय ने उसे देखा। प्रिया की आंखों में अब कुछ चमक थी, जैसे बोझ उतर गया हो। विजय को समझ आ गया, प्रिया खुश थी कि शादी रुक गई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। रामप्रसाद जी ने लड़की वालों से कहा, कल सुबह अपने गांव चले जाना, हमारा रिश्ता खत्म। चाचा ने हाथ जोड़े, भाई साहब माफ कर दो, हमने गलती की। लेकिन रामप्रसाद जी मुड़े और चले गए। रामप्रसाद जी और विजय बाइक पर बैठे। रात का अंधेरा, ठंडी हवा, पीछे बारात बिखर चुकी थी, घोड़ी जा चुकी थी, बैंड चुप, खाना बर्बाद, और उनका दिल
टूटा हुआ। घर की ओर जाते वक्त रामप्रसाद जी ने विजय से कहा, बेटा ये जीवन का सबक है, अब आगे देखेंगे। लेकिन उनकी आवाज में दर्द था। गांव में अब अफवाहें शुरू हो गई थीं। लोग कह रहे थे रामप्रसाद की शादी टूट गई 15 दिन की वजह से। कोई कह रहा था लड़की वाले ने धोखा दिया। थाने से निकलते वक्त प्रिया की मां ने रामप्रसाद जी के पैर पकड़े। भाई साहब माफ कर दो, हमने गलती की। लेकिन रामप्रसाद जी चुप रहे। विजय ने प्रिया को आखिरी बार देखा। प्रिया अब भी चुप थी। उसकी आंखों में कुछ था, लेकिन विजय समझ नहीं पाया। अब सच का इंतजार था, असली सच। लेकिन वो अभी नहीं आया था। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंक और कभी कभी हवा में उड़ती अफवाहों की सरसराहट। थाने से निकलकर रामप्रसाद जी और विजय बाइक पर सवार हुए। ठंडी हवा उनके चेहरे को चाबुक की तरह मार रही थी। विजय की शेरवानी अब मैली लग रही थी, साफा ढीला पड़ गया था। रामप्रसाद जी चुप थे, बस बाइक चलाते जा रहे थे। पीछे धर्मशाला की लाइटें अब धुंधली हो रही थीं। बारात का इंतजाम अब बिखर चुका था। घोड़ी कब की लौट गई थी। बैंड वाले अपने ढोल ताशे लादकर घर जा रहे थे। स्टेज पर लगी लाइटें अब बुझी हुई थीं। फूलों की मालाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई मातम मना रहा हो। धर्मशाला पहुंचे तो वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। जो बाराती बचे थे वे इधर उधर बिखरे बैठे थे, कुछ कुर्सियों पर, कुछ जमीन पर। खाने की थालियां बिखरी पड़ी थीं। पूरियां सूखकर कड़ी हो चुकी थीं, सब्जी ठंडी और तेल जम चुका था। मिठाई की प्लेटें चींटियों से भरी थीं। रामप्रसाद जी ने देखा तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने इतने पैसे लगाए थे, लाखों रुपए। खाना, तंबू, लाइटें, घोड़ी, बैंड, सब व्यर्थ। विजय ने पिता को देखा, उसकी आंखें नम थीं। रामप्रसाद जी ने कहा, बेटा अब क्या करें, लोग भूखे हैं, खाना करवा दो। विजय ने हिम्मत जुटाई। वो अंदर गया जहां लड़की वाले लोग थे। वे भी थके हुए थे, कुछ खा रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे। विजय ने कहा, चाचा जी आप लोग खाना शुरू करें, हम भी आते हैं। लड़की वाले के चाचा ने सिर झुकाकर कहा, बेटा हमारी गलती है। लेकिन विजय कुछ बोला नहीं। वो बाहर आया और अपने गांव वालों को आवाज लगाई, चलो भाई खाना शुरू करो, रात हो गई है। लेकिन कोई नहीं उठा। सबके चेहरे लटके हुए थे। कोई कह रहा था अब खाने का मन नहीं, कोई कह रहा था शादी टूट गई, अब क्या खाएं। रामप्रसाद जी खुद अंदर गए। उन्होंने रसोई वालों को कहा, सबको खाना परोसो, जो बचा है बांट दो। फिर वे बारातियों के पास गए, बोले, भाइयों बहनों हमारी तरफ से गलती नहीं हुई है, लेकिन अब रात हो गई है, खाना खा लो, घर जाओ। कुछ लोग उठे। लड़की वाले तो खा रहे थे, वे भूखे थे रात भर की भागदौड़ में। लेकिन अपने गांव के लोग चुप थे। एक पड़ोसी ने कहा, चाचा जी हम समझते हैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। रामप्रसाद जी की आंखें भर आईं। वे बोले, मैं भी टूट गया हूं, लेकिन खाना व्यर्थ ना जाए। धीरे धीरे खाना शुरू हुआ। लड़की वालों ने खाना शुरू किया। विजय स्टेज के पास खड़ा हो गया। स्टेज अब खाली था। दूल्हा दुल्हन की कुर्सियां सूनी, फूल बिखरे पड़े थे। विजय ने सोचा, बस कुछ घंटे पहले यहीं सब खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। अब सब खत्म। गांव में खबर हवा की तरह फैल चुकी थी। लोग फोन पर बता रहे थे, रामप्रसाद की शादी टूट गई, लड़की नाबालिग निकली, 15 दिन कम थे। कोई कह रहा था लड़की वाले ने धोखा दिया, कोई कह रहा था अच्छा हुआ रुक गई, बाद में पता चलता तो और बुरा होता। लेकिन रामप्रसाद जी के घर के बाहर अब भीड़ थी। पड़ोसी, रिश्तेदार सब आए थे। सरोज देवी रो रही थीं। उन्होंने विजय को गले लगाया, बेटा तूने क्या गलती की। विजय चुप। धर्मशाला में अब खाना चल रहा था, लेकिन माहौल मातम का था। कोई हंस नहीं रहा था। लड़की वाले चुपचाप खा रहे थे। एक रिश्तेदार ने कहा, हमारी बेटी की इज्जत गई। लेकिन रामप्रसाद जी ने सुना तो गुस्सा आया। बोले, इज्जत गई, हमारी क्या गई, हमने सब लगाया। लेकिन वे चुप हो गए। अब झगड़ों बेकार था। लोग अब हंसी मजाक करने लगे थे। कोई कह रहा था दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा था, पुलिस ले गई दुल्हन को। कोई कह रहा था पैसा डूब गया, इज्जत गई। रामप्रसाद जी सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे अंदर गए, एक कुर्सी पर बैठ गए। विजय उनके पास आया, बोला, पिताजी घर चलें। रामप्रसाद जी ने कहा, हाँ बेटा, सब खत्म हो गया। खाना खत्म हुआ, थालियां साफ हुईं। बचा हुआ खाना गांव वालों को बांट दिया गया। लड़की वाले अब पैकिंग कर रहे थे। वे सुबह अपने गांव लौटने वाले थे। रामप्रसाद जी ने चाचा से कहा, कल सुबह चले जाना। चाचा ने सिर झुकाया। प्रिया अब भी चुप थी। वह एक कोने में बैठी थी। विजय ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात के 12 बज चुके थे। बाराती अब घर जा रहे थे, कोई बाइक पर, कोई पैदल। रामप्रसाद जी ने सबको विदा किया। बोले, माफ करना, हमारी मजबूरी थी। लोग सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन अंदर से हंस भी रहे थे। गांव में अब कहानियां बनने लगी थीं।
राम प्रसाद की बारात थाने पहुंची। दूल्हा शेरवानी में थाने गया। घर पहुंचे तो सरोज देवी का बुरा हाल था। वे रो रही थीं। मेरा बेटा, इतनी मेहनत सब व्यर्थ। विजय कमरे में चला गया। उसने शेरवानी उतारी, साधारण कपड़े पहने, आईने में खुद को देखा। चेहरा थका, आंखें सूजी। वह बिस्तर पर लेट गया लेकिन नींद नहीं आई। बाहर रामप्रसाद जी छत पर चले गए। वे तारे देख रहे थे, सोच रहे थे कहाँ गलती हुई। अनजान कॉल्स, प्रिया की उदासी, सब संकेत थे, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। गांव में अब पूरी रात अफवाहें चलीं। कोई कह रहा था लड़की भागने वाली थी, कोई कह रहा था चाचा ने शिकायत की, लेकिन सच अभी छुपा था। रामप्रसाद जी सोच रहे थे 15 दिन बाद क्या शादी फिर होगी? लेकिन दिल कह रहा था नहीं। प्रिया तैयार नहीं थी। सुबह होने को थी। मुर्गे बांग दे रहे थे, लेकिन रामप्रसाद जी का घर अब भी जाग रहा था। दुख की रात थी। विजय सोच रहा था प्रिया की चुप्पी, क्या वह खुश थी कि शादी रुक गई? रामप्रसाद जी ने सरोज देवी से कहा, अब सो जाओ, कल देखेंगे। लेकिन नींद किसे आ रही थी? धर्मशाला खाली हो चुकी थी। लड़की वाले सामान बांध रहे थे। प्रिया अब भी चुप। उसकी मां रो रही थी। चाचा ने कहा सुबह चलेंगे, लेकिन सब जानते थे अब कुछ नहीं बचेगा। रामप्रसाद जी का सपना टूट चुका था। बारात का इंतजाम, खाना, सब व्यर्थ। लोग अब दुख के साथ हंसी भी उड़ा रहे थे। शादी थाने में पहुंची, लेकिन रामप्रसाद जी चुप थे। वे जानते थे ये दर्द सिर्फ उनका था। रात अब खत्म होने को थी, लेकिन दुख की शुरुआत थी। गांव सोने लगा, लेकिन रामप्रसाद जी का घर जागता रहा। अब सच का इंतजार था, असली सच जो अभी छुपा था। सुबह हो गई। मुर्गे बांग दे चुके थे। गांव जागने लगा, लेकिन रामप्रसाद जी का घर अब भी जागता था। पड़ोसी आ गए, कोई चाय लेकर, कोई सहानुभूति जताने। एक पड़ोसी जो पुलिस में जान पहचान रखता था, रामप्रसाद जी के पास आया। बोला, चाचा जी, रात को थाने में कुछ और पता चला। रामप्रसाद जी चौंके। क्या? पड़ोसी ने धीरे से कहा, लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, उसी ने प्लान बनाया। रामप्रसाद जी का चेहरा सख्त हो गया। बॉयफ्रेंड? पड़ोसी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, प्रिया किसी राहुल नाम के लड़के से प्यार करती थी। गांव का नहीं, पास के शहर का। दोनों भागने का प्लान बना रहे थे। रामप्रसाद जी उठ खड़े हुए, विजय को बुलाया। विजय आया, आंखें सूजी हुई। पड़ोसी ने फिर बताया, राहुल अच्छा लड़का नहीं था, नौकरी नहीं, शराब पीता था। प्रिया के घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी शादी ठिकाने लगाई, बालिग होने से पहले, ताकि प्रिया भाग ना जाए, इज्जत बच जाए। विजय सुनता रहा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। रामप्रसाद जी बोले, तो वो अनजान कॉल्स? पड़ोसी ने कहा, राहुल की थीं। उसने प्रिया से आपके और विजय का नंबर लिया, पहले फोन करके चेतावनी दी, शादी मत कीजिए, लड़की नाबालिग है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। विजय को सब याद आ गया। वो कॉल्स, शादी मत कीजिए, लड़की नाबालिग है। वे सोचते थे जलने वाला कोई है, लेकिन सच ये था। रामप्रसाद जी ने सिर पीटा। हम मूर्ख थे, संकेत थे, लेकिन हमने अनदेखा किया। पड़ोसी ने आगे बताया, प्लान फेल हुआ तो राहुल और प्रिया ने पुलिस में शिकायत की। शादी के ठीक पहले सफल रहा, शादी टूट गई। अब सब साफ हो गया। प्रिया की उदासी, फोन पर छोटे जवाब, थाने में चुप्पी, सब समझ आया। वह जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहती थी, वह राहुल के साथ थी। रामप्रसाद जी ने विजय से कहा, बेटा अच्छा हुआ रुक गई, नहीं तो बाद में भाग जाती और बड़ा घोटाला होता। विजय चुप, उसका दिल टूटा था, लेकिन कहीं राहत भी। वह मासूम था, लेकिन अब समझदार हो गया। खबर हवा की तरह फैल गई। गांव में लोग कहने लगे, लड़की का बॉयफ्रेंड था, उसी ने शादी तोड़वाई। कोई कह रहा था अच्छा हुआ पता चल गया, कोई कह रहा था लड़की वाले ने धोखा दिया। लेकिन रामप्रसाद जी अब चुप थे। वे जानते थे सच सामने आ गया। प्रिया ने अपनी मर्जी से चुना, जबरदस्ती नहीं चली। दोपहर में पुलिस वाला दोस्त आया, उसने बताया राहुल और प्रिया मिले थे। प्रिया ने सब कबूल किया। वह राहुल से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वाले नहीं माने, इसलिए शादी जल्दी की। प्रिया ने नंबर दिए, आपके और विजय के। राहुल ने कॉल्स की, फिर शिकायत। रामप्रसाद जी ने पूछा अब क्या होगा? पुलिस वाला बोला, कुछ नहीं, लड़की नाबालिग है, शादी नहीं हो सकती, 15 दिन बाद बालिग होगी तब देखें। लेकिन अब रिश्ता टूटा। विजय ने फोन निकाला, प्रिया का आखिरी मैसेज देखा, मिलते हैं। अब समझ आया, वह मिलना नहीं चाहती थी, वह भागना चाहती थी। विजय ने नंबर डिलीट कर दिया। रामप्रसाद जी ने सरोज देवी को बताया। सरोज देवी रोईं, मेरा बेटा अच्छा हुआ नहीं हुई शादी। विजय बोला, माँ मैं ठीक हूँ। शाम ढलने लगी। गांव में चर्चा थी। लोग रामप्रसाद जी के घर आ रहे थे। कोई कह रहा था चाचा जी आप सही थे, धोखा हुआ। कोई कह रहा था लड़की ने सही किया अपनी मर्जी से। लेकिन रामप्रसाद जी चुप थे। वे सोच रहे थे
कानून ने बचाया, नहीं तो बाद में तलाक, बदनामी। रात हो गई, विजय छत पर गया, तारे देख रहा था। प्रिया अब राहुल के साथ होगी, खुश होगी। विजय को दुख था लेकिन गुस्सा नहीं। वह समझ गया प्यार जबरदस्ती नहीं होता। राम प्रसाद जी नीचे थे, वे सोच रहे थे पैसा गया, इज्जत गई, लेकिन बेटा बच गया। सच सामने आ चुका था। प्रिया का प्यार, राहुल का प्लान, कॉल्स, शिकायत, सब। अब दुख कम हो रहा था, राहत थी। शादी टूटना अच्छा हुआ, कम से कम सच पता चल गया। पहले नहीं तो बाद में और दर्द होता। गांव सोने लगा। राम प्रसाद जी का घर अब शांत। विजय लेट गया, नींद आई। पहली बार सपने में प्रिया नहीं थी। नया दिन था, नई शुरुआत। सच का खुलासा हो चुका था, अब आगे बढ़ना था। सच सामने आने के बाद गांव में शांति छा गई। अफवाहें थम गईं। लोग अब सहानुभूति के साथ सबक की बात करने लगे। रामप्रसाद जी का घर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। सुबह की चाय फिर गर्म होकर पी जा रही थी। सरोज देवी रसोई में व्यस्त थीं। चेहरे पर चिंता की लकीरें कम हो रही थीं। विजय खेत पर जाने लगा। खेती का काम फिर शुरू हो गया। लेकिन सबके दिल में एक सवाल था, अगर प्रिया शादी से खुश नहीं थी तो पहले क्यों नहीं बताई? आखिरी समय पर शादी तुड़वाने का क्या मतलब? बेचारे लड़के वालों का पैसा बर्बाद हुआ, इज्जत गई। क्या प्रिया को अपनी माँ और रिश्तेदारों की बात माननी चाहिए थी? वे तो उसके भले की ही सोच रहे थे। रामप्रसाद जी अब इन सवालों पर सोचते। वे पड़ोसियों से कहते, बेटा बेटी की शादी में मर्जी सबसे ऊपर, लेकिन पहले बोलना जरूरी। चुप रहकर आखिरी पल में तमाशा करना गलत, इससे दोनों पक्ष बर्बाद होते हैं। गांव वाले सहमत थे। कोई कहता, प्रिया को सगाई के समय ही बोलना चाहिए था, लड़के वालों ने इतना खर्चा किया, इज्जत लगाई। कोई कहता, माँ चाचा उसके भले की सोच रहे थे, गांव में राहुल जैसे लड़के अच्छे नहीं होते, प्रिया को उनकी बात माननी चाहिए थी, जबरदस्ती नहीं लेकिन समझदारी से। विजय अब बदल गया था। वो शांत हो गया, दोस्तों से मिलता लेकिन शादी की बातें सुनकर कहता, रिश्ते में सच्चाई पहले दिन से, अगर खुश नहीं तो पहले बोलो। आखिरी समय पर पुलिस बुलाना, शादी तुड़वाना, इससे किसी का भला नहीं होता। पैसा जाता है, इज्जत जाती है, दिल टूटते हैं। रामप्रसाद जी ने विजय से कहा, बेटा प्रिया ने गलती की, वो डर गई थी, लेकिन चुप रहकर और बड़ा नुकसान किया। माँ, रिश्तेदार उसके हितैषी थे। राहुल जैसे लड़के अक्सर धोखा देते हैं। परिवार की सलाह माननी चाहिए, लेकिन अपनी बात भी खुलकर कहनी चाहिए। कुछ दिनों बाद प्रिया की माँ का फोन आया। वो रो रही थी। भाई साहब, प्रिया राहुल के साथ भाग गई, कोर्ट मैरिज की, लेकिन राहुल ने धोखा दिया, पैसे लेकर गायब हो गया। प्रिया अब अकेली है, रो रही है। रामप्रसाद जी चुप सुनते रहे, फिर बोले, बहन जी यही सबक है, पहले बोलती तो हम समझते। आखिरी पल में तमाशा करने से दोनों पक्ष बर्बाद हुए। लड़के वालों का पैसा गया, इज्जत गई। प्रिया को परिवार की बात माननी चाहिए थी, वे उसके भले की सोच रहे थे। राहुल जैसे लड़के सिर्फ फायदा उठाते हैं। प्रिया की माँ ने माफी मांगी, हमने जल्दबाजी की, प्रिया डर गई, लेकिन अब पछता रही है। रामप्रसाद जी ने कहा, अब सबक लो, लड़कियों को सिखाओ, खुश नहीं हो तो पहले बोलो। चुप रहकर आखिरी समय में शादी तुड़वाना गलत, इससे माता पिता की मेहनत व्यर्थ जाती है। परिवार की सलाह अमूल्य होती है। वे गलत लड़के से बचा रहे थे। गांव में अब ये कहानी सबक बन गई। लोग कहते, प्रिया ने गलती की, पहले बोलती तो रामप्रसाद जी समझते, पैसा बचता, इज्जत बचती। स्कूलों में लड़कियों को बताया जाता, अपनी मर्जी बोलो, लेकिन पहले परिवार की बात सुनो, वे तुम्हारा भला चाहते हैं। आखिरी पल में तमाशा मत करो। पंचायत में रामप्रसाद जी बोले, रिश्ते में सच्चाई, सहमति, कानून सब जरूरी, लेकिन समय पर बोलो। चुप रहकर बर्बादी मत बुलाओ। माँ बाप की सलाह मानो, वे अनुभवी हैं। विजय अब शहर जाने लगा। नेहा से मुलाकात हुई, पढ़ी लिखी, समझदार। पहली मीटिंग में विजय ने पूछा, कुछ छुपाना तो नहीं? नेहा हंसी, नहीं, सब खुलकर। परिवार की बात मानती हूँ, लेकिन अपनी मर्जी भी। विजय को अच्छा लगा। बात पक्की हुई, कागज देखे, उम्र, मार्कशीट, आधार सब ठीक। शादी साधी खुशी से। रामप्रसाद जी मुस्कुराए, इस बार कोई गलती नहीं। विजय और नेहा खुश, घर भरा, खेत हरे, जीवन आगे बढ़ा। संदेश और सावधानी। संदेश, अगर शादी से खुश नहीं तो सगाई या शुरुआत में ही खुलकर बोलो। चुप रहकर आखिरी पल में तोड़वाना गलत, इससे दोनों पक्ष का नुकसान होता है। पैसा बर्बाद, इज्जत जाती है। परिवार की बात मानो, वे तुम्हारा भला सोचते हैं। उनकी सलाह अनदेखा मत करो। सावधानी, रिश्ता देखते समय उम्र, मार्कशीट, आधार चेक करो। लड़की या लड़के से खुली बात करो, उनकी मर्जी पूछो, कानून का पालन करो। जल्दबाजी मत करो, सच्चाई पहले दिन से रखो, इससे दुख और बर्बादी से बचोगे, जीवन खुशहाल बनेगा।